नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप और आज तारीख है 9 अगस्त साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान सहित पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो में आपको बताएं कि कैसे नेतन्याहू को सीधा धमकी देते हुए फिलिस्तीनियों ने कहा कि अगर गजा को कब्जा करने का प्लान बनाया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। इधर गजा के लोगों ने एक अलग कसम खा ली है और क्या कसम है और इस कसम के क्या मायने हैं और इस कसम की वजह से कितनी जान जा सकती है, इसके बारे में भी आपको डिटेल में बताऊंगा। और साथ ही कतर के अंदर सीज फायर को लेकर एक बड़ी अपडेट निकल के सामने आई है। ऐसा हो सकता है कि कुछ दिनों के अंदर सीज फायर हो ही जाए। और साथ ही जापान के अंदर प्रोटेस्ट को लेकर बड़ा बवाल हुआ है और यह बवाल फिलिस्तीन के मुद्दे से ही जुड़ा हुआ है, इसके बारे में आपको पता चलेगा। और साथ ही मरते हुए सत्यपाल मलिक ने अपना एक वीडियो रिलीज करके मोदी सरकार पे क्या आरोप लगाया और फर्जी वोट का मामला कहां तक जहां पहुंचा है, इसके बारे में अभी आपको डिटेल में पता चलेगा। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे दें और इजराइल और फिलिस्तीन की इस जंग में आप किसके साथ खड़े हैं एक बार कमेंट करके जरूर बता दें। खैर, आप कमेंट करते रहें, तब तक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं। और सबसे पहली खबर निकल के सामने आई है गजा को कब्जा करने वाले प्लान को लेकर। आप एक चीज ध्यान दीजिए, गजा के अंदर लगातार ऐसी खबर निकल के सामने आती है कि पिछली जो घटनाएं होती हैं हमको छोटी लगने लगती है। पहली घटना क्या हो रही थी कि गजा के ऊपर इजराइल लगातार अटैक कर रहा था। जब ये घटना शुरू हुई तब हम लोग चीख चिल्ला रहे थे, हम लोग वीडियो बना रहे थे, आप लोग दुखी थे कि गजा के ऊपर इजराइल हमला कर रहा। इसके बाद क्या हुआ कि थोड़े टाइम बाद अपडेट आई कि गजा के अंदर अब भूखमरी फैलती चली जा रही। हम लोग परेशान हो गए कि यार भूखमरी फैलती चली जा रही, गजा के लोग मर रहे हैं। अब इसके बाद तीसरी अपडेट आई कि नेतन्याहू ने कहा कि वो गजा को कब्जा ही कर लेगा। इसके बाद हमारा आपका दुख और बढ़ गया। पुराने जो दुख है वो छूट गए, वो हम भूल गए। गजा पे भुखमरी है कि नहीं उसका ख्याल हमने छोड़ दिया, गजा के लोग गोली खा रहे हैं या नहीं वो ख्याल हम भूल चुके हैं। अब लेटेस्ट अपडेट ये है कि कब्जा होगा या नहीं। ये बात इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप समझ सकें कि गजा के लोगों को स्टेप बाय स्टेप कितना प्रताड़ित किया जा रहा है। पहले गोली, फिर भूख और अब सीधा सीधा कब्जा करने का। अब इस कब्जा करने वाली बात पे नेतन्याहू का बड़ा बयान निकल के सामने आया है। नेतन्याहू ने कहा कि मेरा कोई इरादा नहीं है गजा को कब्जा करने का, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है कि मैं गजा को कब्जा करूं। हाँ, गजा को लेके मेरे 5 मुद्दे हैं, 5 के करीब उन्होंने अपना एक एजेंडा बताया। सबसे पहला एजेंडा कि गजा के अंदर से हमास को खत्म किया जाए। हिजबुल्लाह को डिसआर्म करने की बात हो रही थी, यानी हिजबुल्लाह केवल हथियार छोड़ दे और हमास को खत्म करना है। दूसरा, गजा के जो लोग हैं वहां कोई भी आर्मी, कोई भी पुलिस या फिर कोई भी हथियार वाला शख्स नहीं होगा, ये दूसरा प्लान है। तीसरा, गजा के अंदर जो चुनाव होगा उस चुनाव में हमास या फिर फिलिस्तीन की किसी भी ग्रुप का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होगा। चौथा ये है कि इसको अरब कंट्रीज संभालेंगे और जाहिर सी बात है वही अरब कंट्रीज संभालेंगे जिसपे इजराइल का इख्तियार होगा, जो इजराइल के साथ अच्छे संबंध रख सके। पांचवा यह है कि एक बार गजा के लोगों को कहीं जाना पड़ेगा, उसको इजराइल समतल करेगा, पूरा बुलडोजर चला के जमींदोज करेगा। उसके बाद जो फिलिस्तीनी है वो गजा के अंदर आएंगे, उनको घर दिया जाएगा, ऐसा नेतन्याहू का कहना है। नेतन्याहू ने यह साफ प्लान अपना बता दिया, अपने आप को बिल्कुल पाक साफ दिखाने की कोशिश भी कर दी और पूरी दुनिया के सामने अपना चेहरा बना लिया कि भाई मैं तो सिर्फ और सिर्फ इंसानियत की बात कर रहा, सिर्फ और सिर्फ मानवता की बात कर रहा, मुझे हमास से खतरा है, मैं बस हमास को मिटाना चाह रहा। लेकिन अब इस पे अलग अलग पहलू आ गए हैं। पूरी दुनिया जब नाराज हुई, नेतन्याहू ने आज ट्वीट करके अपना ये पूरा मामला और अपना बयान रखा। इस पे अब फिलिस्तीनियों ने अपना बयान दिया। फिलिस्तीनियों ने कहा अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम हम मर जाएंगे, हम मिट जाएंगे, इतने साल से मर रहे हैं, गोलियां खा रहे हैं, भुखमरी के शिकार हैं। अगर अब तक नहीं गए तो हम नेतन्याहू के इस फैसले और इस बड़े हमले के बाद भी नहीं जाएंगे। हमें मार दे इजराइल, हमें मिटा दे इजराइल, लेकिन हमारे जीते जी, भले ही हमारे हाथ में कोई हथियार नहीं, भले ही हाथ में हमारे पत्थर ही हो, लेकिन हमारे जीते जी गजा पे कब्जा नहीं होगा। ये आज हर एक लोकल फिलिस्तीनी उसी जज्बे के साथ बोल रहा, उसी जुनून के साथ बोल रहा कि गजा पे कब्जा तभी होगा जब हर एक फिलिस्तीनी मर जाएगा। और जब तक एक भी फिलिस्तीनी जिंदा है गजा पे कब्जा करने का ख्याल इजराइल छोड़ दे। इसी के जस्ट बाद 2 अपडेट आपको देता हूं। पहला, जो विटकॉफ है वो स्पेन पहुंच गए, अमेरिका के एनवॉय विटकॉफ स्पेन पहुंचते हैं, वहां पे कतर के डेलीगेशन से बातचीत करते हैं और उसके बाद अब रिपोर्ट निकल के सामने आ रही कि शायद सीज फायर की जो तारीख है बड़ी नजदीक है। सीज फायर को लेकर बातचीत चल रही है और उसके पीछे वजह यह है कि इजराइल ने जो ये फैसला लिया कि गजा को कब्जा करेगा, इससे पूरी दुनिया में इजराइल को क्रिटिसिज्म झेलने को मिल रहा, पूरी दुनिया हाथ छुड़ा रही। जर्मनी ने अलग हथियार देने से मना कर दिया। इसके बाद इजराइल जब अलग थलग पड़ने लगा तब अमेरिका बीच में कूदा। अमेरिका का आप दिमाग देखिए कि जब इसको लगा कि इजराइल अकेला पड़ रहा तब अमेरिका बीच में कूदा और कूदने के बाद तब उसने कहा कि जाओ बात करो विटकॉफ से। अब कतर में फाइनली आज मीटिंग चल रही और इस मीटिंग में कुछ अहम अपडेट है। आज
अपने ही देश की न्यूज एजेंसी की खबर को कोट करते हुए आपके सामने न्यूज रख रहा हूं कि पहली बार हमास ने कहा कि हम बंधकों को आजाद करवाएंगे। पहली बार हमास ने कहा, और साथ ही यह भी कहा कि हम आजाद करने को तैयार हैं। अब किस शर्त पे हमास आजाद करने को तैयार है, इस शर्त के बारे में अभी तक किसी के पास कोई ठोस, कोई सॉलिड जानकारी नहीं है। लेकिन हाँ, यह खबर निकल के अंदर से आ रही है कि हमास सीज फायर करने को तैयार है, हमास बंधकों को आज़ाद करने को तैयार है। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि पहले इजराइल का मुद्दा था कि हमारे लोगों को हमास छोड़ दे, हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन अब इजराइल का मुद्दा क्या है कि हमें हमास को ही मिटाना है। तो जाहिर सी बात है, कोई नहीं कहेगा कि भाई हमें मिटा दो। कोई मरना नहीं चाहता, हमास भी नहीं चाहेगा। इस वजह से जंग अब टलती है या फिर चलती रहेगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। हाँ, एक और धमकी दी हमास ने। आज हमास की तरफ से यह कहा गया कि अगर गजा को कब्जा करने का ख्याल इजराइल के दिमाग में आ रहा तो ये ख्याल इतना सस्ता नहीं होगा। ये ख्याल ऐसा है जिसमें सिर्फ और सिर्फ लाशें नसीब होगी इजराइल को, क्योंकि तब हम चाहे जो जुगाड़ करके हमले करेंगे, भले ही हमको मौत मिल जाए। यानी एक तरफ सीज फायर करने को भी तैयार है, एक तरफ बंधकों को छोड़ने को भी तैयार है, और दूसरी तरफ वही एटीट्यूड, वही एरोगेशन दिखाते हुए कहने को भी तैयार है कि अगर तुमने कब्जा करने का प्लान किया तो फिर लड़ाई एक तरफा हो जाएगी, हम मर जाएंगे लेकिन तुमको मार के मरेंगे। ये हमास की कसम है, और इधर फिलिस्तीनियों की कसम है कि हम गाजा को छोड़ के नहीं जाएंगे। तो ये चीजें, ये जज्बा इजराइल को अंदर से खाए जा रहा, और यही वजह है कि आज नेतन्याहू ने ट्वीट करके अपनी सफाई दी कि हम ये ऐसा चाह रहे हैं, वो ऐसा चाह रहे हैं। खैर, एक और अपडेट आपको ईरान की देता हूं। आज ईरान के अंदर से 2.7 मिलियन यानी 2,70,00,000 लोग करबला जा रहे हैं, और उस करबला के मैदान में प्रोटेस्ट होगा। किस बात को लेके? फिलिस्तीन को लेके। 2.7 मिलियन यानी 2,70,00,000 लोग जा रहे हैं। और साथ ही प्रोटेस्ट की वजह से आज क्या क्या हो रहा है वो आपको समझाता हूं। जापान में 50 से 60 लाख लोग अचानक से सड़कों पर उतर गए, उन्होंने फ्री फिलिस्तीन के नारे लगाए। लगभग कितने ऐसे थे जिन्होंने जुनून के साथ, वहां पे जज्बे के साथ प्रोटेस्ट किया। और ये तमाम चीज जब इजरायली देखते हैं तो उनको लगा कि चलो हम कुछ मामला संभालते हैं। इजराइल के लोग वहां पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद इन लोगों से लड़ने लगते हैं। दोस्तों, इन लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं, इनको कन्विंस करते हैं कि भाई इजराइल सही है, फिलिस्तीन के लोग गलत हैं, ये है वो है। उसके बाद जिस जापानी महिला से ये लोग बहस कर रहे थे उसने अपनी भाषा में क्या कहा वो तो आप नहीं समझेंगे, आपको आपकी भाषा में समझाता हूं। उस महिला ने कहा कि बस इतना बता दो कि 47 से पहले फिलिस्तीन था या इजराइल था। इसके बाद 6 सेकंड तक वो महिला खामोश रही जो जापान की थी। इधर ये लोग कुछ बोलते रहे, उसके बाद ये लोग खुद खिसिया के चले गए। पूरी दुनिया में आज इनको जलील होना पड़ रहा। और आज तुर्की ने क्या कहा वो आप समझिए। हालांकि तुर्की की बात मुझे पल्ले नहीं पड़ती, आपको फैक्ट बताऊं। आज तुर्की ने कहा कि आज पूरी दुनिया के मुस्लिम कंट्रीज को एक होने की जरूरत है। पूरी दुनिया की जितनी मुस्लिम कंट्रीज हैं वो एक साथ हैं और गजा को बचाएं। बड़ा सवाल मैं तुर्की से ही पूछना चाहूंगा कि भाई साहब, जब पहला हमला हुआ था, जब लोगों को टारगेट किया गया था, जब तक हमास और इजराइल की लड़ाई चल रही थी, तब तक मामला ठीक था कि भाई इधर से भी लड़ाई हो रही, उधर से भी। लेकिन जब इस लड़ाई में सिविलियन को टारगेट किया गया, बच्चों को मारा गया, महिलाओं को प्रताड़ित किया गया, उसके बाद अगर तुम कुछ कर लेते और उसी टाइम अगर कॉल आउट कर लिया होता जिस हिसाब से आज कॉल आउट कर रहे हो, तो शायद सिचुएशन दूसरी होती। तब तुम ड्रोन दे के सत्ता पलट रहे थे सीरिया के अंदर। असद की सरकार को गिरा के अल जुलानी की सरकार लाने में इस कदर मशगूल थे कि तुम्हें दिखाई नहीं दिया कि तुम्हारे नाक के नीचे क्या हो रहा। और आफ्टर डेट आप ये बोलने की कोशिश करते हो कि भाई सब लोग एक हो जाए, और जबकि आपको पता है कि कोई एक नहीं होने वाला। इस वजह से बीच बीच में ऐसे ये लोग मजे ले लेते हैं, और इनकी बातों को आप बहुत सीरियस मत लीजिएगा। आज ये कुछ और बोलेंगे, धीरे से तेल की कोई डील इजराइल के साथ कर लेंगे, कल फिर ये कहेंगे कि ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, और फिर ये कुछ बड़ा एक्शन लेने की बात करेंगे, और फिर जाके इजराइल से हाथ मिला लेंगे। यही इनकी असली सच्चाई। इससे ज़्यादा ना इनकी कोई हैसियत है ना इनकी कोई सच्चाई है, और इस बात को आप समझ जाइए। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर हमास के हवाले से निकल के सामने आई, और हमास ने एक बड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि गजा को पिकनिक स्पॉट समझने की गलती ना करें। गजा को ये ना समझे कि ये कोई पिकनिक स्पॉट है, यहाँ पे यहूदी आएंगे और यहाँ पे घूम के चले जाएंगे। अब हमारे हमले इंटेंस होंगे। तो एक तरफ सीज फायर की बातचीत भी चल रही है, दूसरी तरफ अब हमास भी एग्रेशन दिखा रहा। अब ये एग्रेशन कितना सही होगा, इस एग्रेशन का कितना नुकसान होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हाँ, इस समय फिलिस्तीन के अंदर भी सर्द गर्माहट बहुत तेजी के साथ चल रही है। इनको जब ये पता चला कि इनके ऊपर कब्जा किया जाएगा, तब जो ये लोग ठंडे पड़ गए थे, फिर से इनका खून गर्म हुआ है। अब इस गर्मी का क्या रिजल्ट होता है ये ऊपर वाला ही जाने। खैर, कुछ अहम खबरें मैं आपको बताता हूँ। अमेरिका का क्या हाल है?
टैरिफ इन्होंने बहुत खेला। आज अमेरिका के एक पूर्व मंत्री थे, इनका नाम है कर्ट कैपलर। कर्ट कैपलर ने अपना बड़ा बयान दिया और ट्रंप सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि ये भारत के ऊपर जो टैरिफ लगा रहे हैं, हमारे किचन से दूध दही गायब हो जाएगा और हमें ही रिजल्ट निकल के सामने आएगा, हमारी इकोनॉमी गिर जाएगी, ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। यानी अब अमेरिका के ही मिनिस्टर इनको चेताने पे लगे हुए हैं। लेकिन बात बस वही है कि आदमी जब अपनी सत्ता में चूर रहता है तो ऐसे काम करता है जिसका पछतावा उसको बाद में होता है। अब ऐसा क्यों कह रहा हूं, पहले आपको कुछ खबरें बता देता हूं, और ये खबरें अब भारत की होंगी। गजा की खबर बाद में कवर करते हैं। भारत में क्या हुआ, एक शख्स थे सत्यपाल मलिक, नाम आपने सुना होगा। जो लोग नहीं भी सुने थे उनको ये नाम तब पता चला जब पहलगाम अटैक हुआ था। हमारे देश के सीआरपीएफ के जवानों को शहीद किया गया था। हर उस आंख में आंसू था जो इस देश का नागरिक था। पूरी दुनिया देख रही थी, पूरी दुनिया समझ रही थी कि भारत के अंदर इतना बेभत्स आतंकवादी हमला हुआ है कि भारत का हर एक जवान रोया था। हर एक माँ अपनी गोद को सोनी महसूस कर रही थी। कोई माँ, कोई महिला थी, चाहे हिंदू थी चाहे मुसलमान थी, जब सीआरपीएफ के जवानों की कॉन्वॉय पे हमला हुआ था, हर माँ को लगा था कि शायद उसका बच्चा उससे दूर हुआ है। क्योंकि हमारे देश के जो जवान हैं उनकी इस देश में सैकड़ों, लाखों, करोड़ों माँ हैं। कोई ऐसा नहीं है कि अगर आर्मी का जवान हो और कोई बुरखे वाली बैठी हो तो वो उसे अपना बेटा नहीं समझेगी, वो भी समझेगी। सब समझते हैं। इसी मामले में सत्यपाल मलिक ने बीजेपी सरकार पे बड़े आरोप लगाए थे और लगाने के बाद कहा था कि हमने मदद मांगी थी, हमें इनपुट था कि ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन बीजेपी की सरकार ने हमें एयरलिफ्ट कराने की सुविधा नहीं दी। अगर हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर भेज देते तो शायद जो पहलगाम अटैक हुआ है, जो पुलवामा अटैक हुआ, ये तमाम चीजें ना होती। सत्यपाल मलिक ने जब ये आरोप लगाया और साथ ही सत्यपाल मलिक ने बीजेपी का दामन छोड़ दिया, तब लोगों ने मजाक उड़ाया था। दोस्तों, लोगों ने कहा था कि सत्यपाल मलिक बिक गए, सत्यपाल मलिक जो हैं वो बदल गए, ये है वो है। सत्यपाल मलिक कल जब आखिरी सांस ले रहे थे, उसके बाद उनकी मौत हुई, लेकिन मरने से पहले उन्होंने एक वीडियो रिलीज किया। उम्मीद है आप पहले उस वीडियो को देखें, फिर उसके दर्द को समझें। मोदी जी मुझे झूठे आरोप में ना फंसाएं। जिस मामले में वो मुझे फंसाना चाहते हैं उसमें मैं खुद शिकायत करता रहा हूं। मैंने खुद शिकायत की है उनसे और वो उसमें मैं शिकायत करता रहा हूं। मेरे पास 4 कुर्ते पजामे और 4-6 जोड़ी कपड़े हैं और 4-6 जोड़ी कपड़े और पेन और 2 घड़ियां होंगी। ये मेरी पूरी पूंजी है। मेरे पास दिल्ली में एक घर का मकान है और यही मेरी धरोहर है। तो इसमें मुझे किस चीज में फंसाना चाहते हैं? जिस बात में वो फंसा रहे हैं उसकी तो शिकायत मैंने उनसे की थी, मोदी जी से, कि फलां जगह ये मामला हुआ है। शिकायतकर्ता को खुद उसी की शिकायत पे फंसाया नहीं जा सकता है। उसकी शिकायत पे उसी में मुकदमा नहीं चला सकते हैं। तो ये बहुत ही अनैतिक है और इसको जरा सारे लोग ध्यान से देखें और इस पर गौर करें। थैंक यू। सत्यपाल मलिक के इस वीडियो में सत्यपाल मलिक ने दावा किया था, हालांकि सत्यपाल मलिक को पता था कि ये उनका आखिरी वक्त है। वो चाहे दोषी हो चाहे निर्दोष, सब कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो उनका आखिरी वक्त है, चंद घंटों में मर जाएंगे। हर आदमी को मरने से पहले पता होता है कि अब हम मरने वाले हैं। लेकिन आखिरी मोमेंट में भी सत्यपाल मलिक ने अपनी सफाई पेश करते हुए कहा था कि मुझे मोदी सरकार फंसाने का कोशिश कर रही, फंसाने की प्रैक्टिस में लगी हुई है। जो आरोप मेरे ऊपर लगाए जा रहे हैं असल में वो आरोप मेरे ही बनाए हुए थे। वो आरोप का खुद मैं पीड़ित था, लेकिन आज मुझे ही दोषी बना दिया गया। ये बात सत्यपाल मलिक ने कही और आज बीजेपी का एक ऐसा चेहरा निकल के सामने आया जिसके बाद लोग हैरान हैं। हुआ क्या था आप जानिए। राहुल गांधी ने एक वीडियो रिलीज किया था। राहुल गांधी ने कहा था कि फर्जी वोट हो रहे हैं। उन्होंने बताया था कि कैसे 40,000 ऐसे घर हैं जहां पे फर्जी वोटिंग के नाम पे उनका घर रजिस्टर्ड था। 40,000 घर ऐसे थे जो असल में नहीं थे, लेकिन वोट देने के लिए उनका रजिस्ट्रेशन कर दिया गया था और एक घर के अंदर 7 से 8 लोग मौजूद थे। तो टोटल 1,00,000-1.5 लाख लोग ऐसे थे जो फर्जी वोट डाल रहे थे। अब इसमें एक नई कहानी निकल के सामने है। दरअसल एक वीडियो वायरल हुआ है और इस वीडियो में एक शख्स है जिसका नाम है राजन सिंह। हालांकि कुछ पोस्ट में इसको रंजन सिंह कहा गया, लेकिन जब मैंने वेरीफाई किया अपने सोर्सेज से तो पता चला कि ये राजन सिंह है फर्रुखाबाद का। इसने वीडियो बना के, ऑन द रिकॉर्ड वीडियो बना के 8 बार बीजेपी को वोट दिया था। 8 बार।
जब ये वीडियो वायरल हुआ उसके बाद हालांकि कार्रवाई तो हुई, लेकिन सवाल यह है कि कार्रवाई क्या हुई। वहां के इलेक्शन को दोबारा कराने की बात की गई, हालांकि ऐसा हुआ कि नहीं हुआ आप खूब जानते हैं। फिर ये कहा गया कि वोट कैंसिल होगा, लेकिन हुआ कि नहीं हुआ आप भी जानते हैं। और साथ ही अब यहाँ पे एक सवाल निकल के सामने आता है कि चूंकि ये वीडियो तो वायरल हो गया, वीडियो वायरल होने के बाद तमाम दुनिया के लोगों ने देखा कि कैसे फर्जी वोटिंग पड़ी बीजेपी के नाम पे, तब जाके यहाँ पे कार्रवाई हो गई, इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई कर दी। अब बड़ा सवाल निकल के सामने आता है कि अगर राजन सिंह बेवकूफ़ी ना करते हुए अपने वीडियो को रिलीज ना करता, अगर सोशल मीडिया पे पोस्ट ना करता, ये दिखाता ना कि वो बीजेपी के लिए फर्जी वोटिंग कर रहा, तो न जाने कितने ऐसे पोल होंगे जहां ऐसी फर्जी वोटिंग हुई होगी। लेकिन इलेक्शन कमीशन खामोश है। विपक्ष ने आज जितने वोट हुए थे उसका सीसीटीवी फोटो मांगा और कहा कि जो कैमरे लगे हैं उसका वीडियो आप देखिए, चेक कीजिए कहां कहां फर्जी वोटिंग हुई। इस पे इलेक्शन कमीशन ने आज क्या कहा वो आप सुनेंगे, सुनने के बाद आप शॉक हो जाएंगे। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि जो फर्जी वोटिंग हुई है उसका अगर हम वीडियो देखने की कोशिश करेंगे तो कई 100 साल लग जाएंगे। 2.5 से 3 लाख कैमरे थे, अगर उनके हम 24 घंटे के वीडियो देखेंगे तो उन्होंने जोड़ के बताया कि इतने घंटे लग जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अरे मैं तुमको सिंपल सा एक आइडिया देता हूँ यार इलेक्शन कमीशन, आप कुछ मत करो, उन वीडियोस को यूट्यूब पे डाल दो, 50 के 100 के फॉर्म में वो वीडियो डाल दो, काट काट के एक एक बूथ का आप डाल दो। 24-24 घंटे का जो होता है ना, 12-14 घंटे वोटिंग होती है, हर एक बूथ का एक वीडियो होगा, वो वीडियो आप डाल दो। आम आदमी बैठ के उसमें कमी निकाल देगा, जिस भी बूथ की वो कमी होगी। आप टाइटल में उस बूथ का नाम लिख दो, डिस्क्रिप्शन में उसका एड्रेस लिख दो और बता दो कि ये वीडियो इस जगह की है। एक आम आदमी बैठ के देख लेगा 12-14 घंटे खर्च करके कि भाई कहाँ क्या दिक्कत है, तो फास्ट फॉरवर्ड करेगा तो 4 घंटे में खत्म हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कौन कितने वोट डाला। लेकिन इलेक्शन कमीशन का ऐसा जवाब देना, इधर रंजन सिंह जैसे लोग ये कहते हुए देखे गए, वीडियो बनाते हुए देखे गए कि इन्होंने बीजेपी को इतने इतने वोट दिए। ये सवाल पैदा करता है कि क्या अब इस देश में ईवीएम ही हैक हो रहा या फिर इलेक्शन कमीशन भी हैक हो रहा। ये सवाल मेरा आपसे है दोस्तों, और इस सवाल का जवाब मैं आपसे चाहूंगा। खैर, आज एक और आपको अपडेट देता हूं गाजा से रिलेटेड, और ये अपडेट बड़ी शॉकिंग है। कांग्रेस ने आज डिमांड की थी, इसके बारे में मैंने शाम की वीडियो में बताया था कि सरकार हमारी जो है, मोदी सरकार जो है, वो फैसला ले कि फिलिस्तीन के पक्ष में जाना है या फिर इजराइल के पक्ष में। चूंकि पूरी दुनिया एक एक साइड चुन चुकी है, एक हम ही है जो बीच में बिन पैदी के लोटे जैसे लुढ़कते हैं, तभी हमारी कोई इज्जत नहीं करता। एक पक्ष लेके चलो ना, ये बात कांग्रेस ने बोली। और इसी में आग में एक तरह से घी कहें, जले पे नमक कहें, क्या कहें, आप खबर सुनेंगे शॉक हो जाएंगे। श्रीलंका ने आज फिलिस्तीन का साइड लिया। श्रीलंका इतना सा देश है, उसने कहा कि श्रीलंका ने जो कहा वो आपको बताता हूं कि गजा के साथ बहुत गलत हो रहा, गजा पे सैन्य कार्रवाई करके इजराइल उसको कब्जा करने की कोशिश कर रहा और साथ ही गजा को बर्बाद करने का प्लान बना चुका है, और हम इसको कंडेम्ड करते हैं और हम फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। हमसे जो बन पड़ेगा हम फिलिस्तीन की मदद करेंगे, हमसे जो हो पड़ेगा हम फिलिस्तीन के साथ करेंगे। आप सोच के देखिए कि श्रीलंका जैसे छोटे से देश ने यह बात बोल दी, लेकिन 140 करोड़ की आवाम वाला यह देश, चौथी पांचवी बड़ी इकोनॉमी वाला यह देश, जिसकी सबसे बड़ी तीसरी सेना है, जो सबसे ज्यादा हथियार खरीदता है, जो विश्वगुरु बनने का दावा करता है, जो पूरी दुनिया का वर्ल्ड लीडर बनने का दावा करता है, इजराइल और फिलिस्तीन में से एक पक्ष नहीं चूज कर पाया। मैं अपनी सरकार से यह डिमांड नहीं कर रहा हूं कि आप फिलिस्तीन का ही पक्ष लीजिए, आप एक का तो लीजिए, मर्दों में तो शामिल हो जाइए, आप एक का लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं आप किसका लेंगे। आपको नेतन्याहू प्यारा है, आप नेतन्याहू की साइड खड़े हो जाइए, लेकिन आप कम से कम एक साइड तो लीजिए। आप इस तरह से जब बीच में पड़ते हैं, किसी की साइड नहीं लेते, तो जब आपके ऊपर हमला होता है, आपके ऊपर जब पुलवामा जैसे हमले होते हैं, पहलगाम जैसे हमले होते हैं, तब पूरी दुनिया भी आपको इसी तरह आइसोलेट कर देती है। ना कोई भारत का साइड लेता, ना कोई पाकिस्तान का साइड लेता है, आपको यूं ही छोड़ दिया जाता है। पाकिस्तान भी खुल के आप फिलिस्तीन के पक्ष में उतर गए, आप क्या कर रहे हैं? एक साइड तो चूज कीजिए। रशिया यूक्रेन में एक साइड आप चूज कीजिए, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो पूरी दुनिया के लोग आपको बस एक कमजोर नेता समझेंगे। खैर, ये बात मैं कह किसके ले रहा हूं। तो फिलहाल आज की ये पूरी कहानी थी गजा को लेके। फिलिस्तीनियों का जो खून ठंडा पड़ गया था अपनी भूखमरी से, बेचारे जो परेशान थे, जब उनको पता चला कि गजा को कब्जा करने की बात की गई है, उबल पड़ा खून। हमास ने फिर धमकी दी, कहा कि भाई गजा को पिकनिक स्पॉट समझने की गलती मत करना, मैश मत करना। अगर पिकनिक स्पॉट समझोगे तो फिर चीज़ें दिक्कत दे देंगी आपको, और वो चीज़ें आपके लिए सही नहीं होंगी। खैर, तो फिलहाल ये थी पूरी खबर। इन खबरों के बारे में आपकी क्या राय कमेंट कीजिएगा, और मेरे बताने का तरीका अगर आपको अच्छा लगता हो, इस जर्नी में आप मुझसे जुड़ना चाहें, क्योंकि हम सत्य की बात करते हैं, हमारा कोई एजेंडा नहीं। कांग्रेस गलत होगी, हम कांग्रेस की बात करेंगे। अगर कभी फिलिस्तीन गलती करता तो हम उसकी भी कमियां गिनाएंगे। हम चाटुकारिता नहीं करते।
बाकी थोड़ी देर बाद फिर मुलाकात होगी इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान सहित पूरी दुनिया की खबरों के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, ऊपर वाला हिफाजत करें।